हाय गाइस, मैं विवेक आप सबका स्वागत करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट एकेडमी में। तो जैसा कि हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट का साइंस क्लास 9th का मैटरिंग और साइनिंग, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हम कवर कर चुके थे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट में हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, आइए अब इसे डिस्कस करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम ये भी देख चुके थे कि लेटेंट हीट होता क्या है। दो तरह से हीट होते हैं, एक क्या होता है हमारा सेंसिबल हीट और एक होता है हमारा लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट जो होता है वो कॉज होता है आपका टेम्परेचर करने के लिए। मतलब क्या है कि अगर कहीं टेम्परेचर राइज हो रहा है 0 से लेके 1, 2, 3 इस तरह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो वहां पे जो हीट होगा वो कौन सा हीट है, सेंसिबल हीट। अगर कहीं फेज चेंज हो रहा है, यानी कि अगर कोई सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो मैटर के स्टेट होते हैं वहां पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हीट रिक्वायरमेंट होती है उस हीट को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, लेटेंट हीट। लास्ट वीडियो में आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लेटेंट हीट किसे कहते हैं। तो आइए जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा, इट इज द रिक्वायर्ड अमाउंट of heat to convert 1 kg of liquid into vapor at its boiling point at atmospheric प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा हीट होता है जो रिक्वायर्ड होता है, किस लिए कि 1 kg ऑफ लिक्विड है कहीं पे, उसको कन्वर्ट करना है कंप्लीट वेपर में। तो जो हीट रिक्वायरमेंट होगी उस जगह पे, तो उस हीट को क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और उसमें उस पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसको समझने के लिए आइए हम कुछ डायग्राम देखते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास ये वाटर है, सम वाटर, इसका अमाउंट क्या है 1 kg है, ठीक है। अगर मैं इसका टेम्परेचर रखूं यहाँ पे, मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, और एट 1 atm यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या फिर हम इसे 1 बार भी बोल सकते हैं। यही हम प्रेशर जानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने आपको बहुत पहले एक लेक्चर हुआ था, उसमें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिपेंड करते हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर कोई लिक्विड रखा हुआ है 1 kg है और उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं इसको गर्म करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको हीट दूंगा, यहाँ पे मैं हीट सप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं हीट सप्लाई करूंगा। वो हीट देखिए कैसे कन्वर्ट होता है। तो इसे मैं अगर हीट करना चाहूँ तो इस वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। कैसे राइज होगा, 27 से फिर 28 होगा, 29 होगा, इस तरह से राइज होते होते वो वाटर कहाँ तक पहुंचेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इसका टेम्परेचर अब कितना हो जाएगा, 1 kg ही रहेगा ये, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका इंक्रीज हो जाएगा। सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम 1 बार के बराबर। और यहाँ पे जो हीट सप्लाई हुआ है, जो ये इस
यहाँ पे वो 27 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को राइज करने में जो हीट रिक्वायरमेंट आई है, इस हीट को यहाँ पे जो हीट सप्लाई हुआ है, इस हीट को हम क्या नाम देते हैं? सेंसिबल हीट। इसके बारे में हम पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को हमने गर्म कर चुके हैं, और हम पहले ही जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो जैसे ही ये वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। बॉइलिंग स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि अब ये कन्वर्ट होने लगेगा वेपर में। जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा तो वहां पे जो रिक्वायरमेंट होगा, अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर आ चुका है। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, इस वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक हमने टेम्परेचर पहुंचा चुके हैं। अब जो यहाँ पे हीट कन्वर्ट हो, हीट सप्लाई होगा, यहाँ पे फिर से हम हीट तो कंटिन्यूस दे ही रहे हैं ना। हीट सप्लाई हमने कहीं भी स्टॉप नहीं करी है, ना ही कहीं हमने पॉज करी थी। हीट सप्लाई कंटिन्यू है। अब जो यहाँ पे हीट लगेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊं तो ये वाटर तो है, लेकिन इस वाटर के वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो ये वाटर है, अब ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा? कुछ वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। ये क्या है? आपके वेपर्स है। तो वो ये कितना रहेगा? इसका भी टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस ही इसका टेम्परेचर रहेगा। और यहाँ पे जो हीट सप्लाई हो रही है, हीट सप्लाई तो हो ही रही है, तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई होगी वो कौन सी हीट होगी? आपकी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जो क्या काम कर रही है? फेस चेंज करने के काम कर रही है। यहाँ पे क्या था? ये आपका लिक्विड था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फेस चेंज हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ भी ये सेम चीज, ये लिक्विड था। तो जो हीट फेस चेंज करने में रिक्वायरमेंट होती है उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अब यहाँ पे एक बात समझने की बात है कि हम हीट सप्लाई तो कंटिन्यू दे ही रहे हैं इसमें, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हीट सप्लाई दिया तो वो गया कहाँ? यहाँ पे तो समझ आता है कि 27 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर राइज करने के काम आया इस हीट का। लेकिन यहाँ पे जो हीट हमने दिया है 100 डिग्री सेल्सियस का ये वाटर था, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का ये गैस है। तो इस जो ये हीट है वो आखिर गया कहाँ? लेटेंट हीट तो है, नाम तो हम जानते हैं, लेकिन हमें समझना है ना कि ये हीट जो हमने यहाँ पे सप्लाई किया, एनर्जी जो सप्लाई किया है, ये एनर्जी कहीं तो जाके खर्च हुई होगी, क्योंकि हीट क्या एक तरह की एनर्जी है। जैसे ही हम एनर्जी कहीं भी यूज करते हैं तो वहां पे हमें वर्क डन मिलेगा, या फिर कुछ ना कुछ उसका यूटिलाइजेशन हुआ होगा, वही हम समझते हैं कि जाता कहाँ है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए ये लिक्विड है तो लिक्विड में जो बॉन्ड होंगे कुछ इस तरह से बॉन्ड होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ इस तरह से बॉन्ड होंगे। अगर मैं आपको समझाने के लिए ये बना के चलता हूँ, लिक्विड में H2 के जो बॉन्ड होंगे वो इस तरह से होंगे। अगर इस बॉन्ड को मुझे क्या करना है? तोड़ना है, यानी कि क्या है कि इसमें मोर अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाहर से एक हीट सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि अगर इसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझते हैं तो मान लीजिए आपस में राम श्याम दो दोस्त थे, बहुत ही गहरी मित्रता थी उनमें। तो क्या होता है कि कोई बाहर से एक तीसरा व्यक्ति आता है, उन दोनों की दोस्ती में दरार पैदा करने के लिए वो क्या करेगा? आग लगाएगा। वो राम को कुछ और बोलेगा, श्याम को कुछ और बोलेगा, तो उन दोनों के बीच में एक एनर्जी ट्रांसफर होने लगेगी। और कैसी एनर्जी? तो नेगेटिव एनर्जी। तो वहां पे हीट डेवलप होगा, उन दोनों में क्या होगा? फिर दूरियां आ जाएंगी, तो दोनों दोस्त फिर क्या हो जाएंगे? दुश्मन हो जाएंगे, और दोनों एक साथ ना रह के फिर अलग अलग चल जाएंगे। तो वही काम यहाँ पे होता है। हीट सप्लाई हम जैसे ही यहाँ पे जितना भी हीट सप्लाई इस पॉइंट पे हम करते हैं, वो हीट सप्लाई सबके सब क्या काम आती है? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके वजह से ये बॉन्ड बने हुए हैं आपस में, दो सारे के सारे एटम्स यहाँ पे लगे हुए हैं इसके साथ में। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो हीट रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, वो कहाँ से लिए लेता है? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसी हीट का नाम क्या होता है? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट है, यानी कि लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस वजह से जो लेटेंट हीट का नाम होगा वो क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आई थिंक ये चीज समझ आ गया होगा आप लोगों को।
लेटेंट हीट होता क्या है। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और लिखने की कोशिश करते हैं तो मैं यहाँ पे ये रब करना चाहूँगा, मैं लिखना चाहूँगा when the temperature reached at boiling point of any liquid then the heat supplied after this temperature, when the temperature reach at boiling point of any liquid, then the heat supplied after this temperature is used to overcome the force of attraction between the molecule of liquid and due to this phenomenon the temperature of liquid does not rises। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो ये हीट जो हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में, तो ये हीट कहाँ पे यूज हो रही है, तो वो इसका स्टेटमेंट है, यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है। तो इससे पहले हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ चुके हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है हमारा जो हमें पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बेसिकली क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है, जैसे कि मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। उसी तरह से लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। उसी तरह से अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तब हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे सब्लिमेशन। अगर कोई गैस अगर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट गोइंग इनटू इंटरमीडिएट स्टेट दैट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो उसी तरह से सब्लिमेशन क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में, changing of solid state of matter into gaseous state without going to its intermediate state liquid is known as sublimation, and its
वाइस वर्सा is also sublimation प्रोसेस। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, देखिए जैसे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, अगर कोई सॉलिड है, ये सॉलिड अगर डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एट नॉर्मल बेड, और यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस प्रेशर पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। एक्चुअली में वो गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा डायरेक्टली। तो होना क्या चाहिए था कि सॉलिड पहले मेल्ट होना चाहिए था, लिक्विड में होगा, फिर लिक्विड से होगा वेपराइज में उनके गैस में कन्वर्ट होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन होता है जब हम क्या देखते हैं कि एक सॉलिड जो होता है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो जाएगा मेरा, सब्लिमेशन। और अगर हम इसको वाइस वर्सा कर देते हैं, यानी कि गैस जो है अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, तो भी वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, यहाँ पे सब्लिमेशन कहलाएगी। अगर एग्जाम्पल में लो कि सब्लिमेशन का कुछ एग्जाम्पल, तो आप लोगों ने देखा होगा कैंप पर, जो घरों में पूजा वगैरह करते हैं, जिसको हम हिंदी में अगर कहूँ तो इसको बोला जाता है कपूर। कपूर होता है आपके घर में। आपने देखा होगा कि नेफ्थलीन की गोलियां होती है। अगर मैं यहाँ पे और एग्जांपल लूँ तो नेफ्थलीन बॉल्स, जो कभी कभी हम क्या करते हैं, कपड़ों के बीच में छोटी छोटी सी बॉल्स होती है, नेफ्थलीन बॉल्स, जिसे बोला जाता है व्हाइट कलर की। वो हम क्या करते हैं कि कीड़े मकोड़े ना लगे, बैक्टीरिया वायरस ये सब कुछ भी हमारे कपड़ों में ना लगे, उसलिए हम क्या करते हैं, कपड़ों जैसे सर्दियों के कपड़ों में हम डाल कर रख देते हैं, या फिर कुछ ऐसे सामान में रख के देते हैं जो बहुत दिनों तक हमें यूज नहीं करना है। तो वैसी तो वहां पे जो ये बॉल्स यूज होती हैं, ये बेसिकली कैसी होती हैं, बिल्कुल व्हाइट कलर की होती हैं। और आप देखते क्या हो कि ये तो सॉलिड में रख सकते हैं, और जैसे ही आप कुछ दिन बाद देखते हो तो एकदम से या तो ये बहुत छोटी हो चुकी होती है, या तो ये गायब भी हो चुकी होगी। तो ये सभी कुछ एग्जाम्पल है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसका अगर वाइस वर्सा का मैं एग्जाम्पल दूं कि गैस कोई डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे भी सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली में जब बनाते हैं हम कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हम यहाँ पे टेम्परेचर बेस पे नहीं होता है, वो हमारा प्रेशर बेस पे होता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय अप्लाइंग प्रेशर। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अप्लाइंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को कम करके या फिर हम इंक्रीज करके डिक्रीज करके टेम्परेचर को कैसे स्टेट ऑफ मैटर को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे अब इसके बाद कि प्रेशर को अप्लाई करके कैसे हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। तो आपने के सामने ये दो एग्जांपल, ये कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया। अगर मैं आपको एक और बेस्ट एग्जांपल दूं, आप लोगों ने सबने देखा होगा, और ऐसा होता कि मैं भी आपको अभी पता चल जाएगा। घर की बात है, घर में ज्यादातर हम टॉयलेट बाथरूम में जाते हैं, तो वहां पे एक आजकल आता है ओडोनिल। ओडोनिल में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जब हम उसे नया नया मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, दुकान से खरीद के लेके आते हैं, तो बहुत बड़ा सॉलिड होता है। धीरे धीरे जैसे ही टाइम के साथ देखते हैं हम क्या कि वो सॉलिड क्या होता है, साइज में छोटा होने लगता है, और कुछ दिन बाद उसका फ्रेग्रेंस भी खत्म हो जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, वो भी एक तरह से नेफ्थलीन ही है। उस नेफ्थलीन को वो कंपनी वाले क्या करते हैं, इस साइज में यूज कर लेते हैं नेफ्थलीन बॉल्स को। नेफ्थलीन ही होती है, नेफ्थलीन ये बॉल्स बन गई है, नेफ्थलीन की ये स्क्वायर टाइप में हम यूज कर लेते हैं, जो कहाँ पे यूज होता है आपका ओडोनिल में, जो फ्रेग्रेंस के लिए हम बाथरूम में यूज करते हैं। ये भी इसका एग्जांपल होता है। तो आई थिंक सब्लिमेशन भी आपको समझ आ गया होगा। तो मैं आपको एक बार दोबारा से एक ट्रायंगल लॉ समझा देता हूँ कि कैसे ट्रायंगल के हिसाब से टेम्परेचर में कन्वर्ट करके हम स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो रहा था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या था, मान लीजिए यहाँ पे कोई सॉलिड है, ये सॉलिड था मेरा,
ये मेरा लिक्विड था और यहाँ पे मेरा क्या था, गैस था। अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उससे क्या बोलते थे, मेल्टिंग बोलते थे। और इस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे। जब इंक्रीज कर रहे थे तो यहाँ पे एक आ रहा था, तो क्या, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ रहे थे हम मेल्टिंग के टर्म में। और जब हम लिक्विड को और टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचराइज किया ना, तो वैसे ही हम लिक्विड में भी और टेम्परेचराइज कर रहे हैं लिक्विड को भी, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, गैस में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेपराइजेशन। यही पढ़ रहे थे हम, वेपराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर को हम इंक्रीज ही कर रहे थे। जब वेपराइजेशन आ रहा था तो एक हीट, यहाँ पे देखिए फेस चेंज हो रहा है ना, लिक्विड से गैस में जा रहा है और सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। तो जब भी फेस चेंज होता है तो वहां पे जो हीट रिक्वायरमेंट होती है वो लेटेंट हीट होती है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ रहा था हमारा, वेपराइजेशन आ रहा था। अगर फिर और आगे हम बढ़े तो गैस को अगर मैं क्या करूं, गैस को क्या करूं मैं, इसमें फिर से हीट सप्लाई करूं तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। और ये कैसे कन्वर्ट होगा, या फिर हम अगर इसके जस्ट उल्टा लेके चलते हैं एक बार, फिर देखते हैं। अगर मैं सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहा था तो यहाँ पे मैं यही पढ़ रहा था ना, अभी जो पढ़ के आए हैं जस्ट पहले, सब्लिमेशन, कि जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। और जस्ट इसके उल्टा भी यही होता है, गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली तो भी हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल भी हम अभी देख चुके हैं। उसी तरह से अगर मैं इसको उल्टा रिवर्स कर दूं, गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कि कंडेंस हो रहा है, कोई गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, कंडेंस हो रहा है, उसकी हीट एनर्जी क्या हो रही है, और अपना हीट एनर्जी वापस एटमॉस्फेयर को वापस दे रहा है। उसी तरह से अगर लिक्विड कोई सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, या तो उसे हम फ्रीजिंग बोल सकते हैं, जो हम फ्रिज में यूज करते हैं, फ्रीजिंग को से बोल सकते हैं जो फ्रिज में यूज होता है। फ्रिज में यही होता है ना, लिक्विड को हम बर्फ बनाने के लिए क्या करते हैं, फ्रीजर में डाल देते हैं तो वो लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है। या तो फ्रीजिंग बोल सकते हैं, या तो हम इसे ये भी बोल देते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो ये हमारा कुछ ट्रायंगल लॉ है। इस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मेटल बाय अप्लाइंग टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, किस तरह से चेंज होता है। तो आई थिंक ये टॉपिक समझ आ गया होगा आप लोगों को। बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं बताना भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबको एक साथ ही लेके चलते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर कोई सॉलिड है -30 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैं आइस ले लेता हूँ, ये आइस है, तो ये अभी क्या है, सॉलिड ही है। इसमें जैसे ही टेम्परेचर हीट दूंगा तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, तो ये जो सॉलिड था ये आइस ही रहेगा। और इस टाइम पे ये कितना 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, सॉलिड ही रहेगा। तो इस टाइम पे जो टेम्परेचर यहाँ पे हीट यूज हुई है उसे हम क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट। अभी मैं थोड़ा फास्ट लेके जाऊँ क्योंकि ये सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी तो मैं समराइज कर रहा हूँ। अभी इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इसमें फिर से हमने हीट सप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आके क्यों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड का जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसके बाद जो हीट इसमें सप्लाई होगा ना, वो कौन सा हीट होगा, तो लेटेंट हीट होगा, लेटेंट हीट। और वो कौन सा है, तो फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा यहाँ पे, क्योंकि मेल्टिंग हो रहा है यहाँ पे प्रोसेस, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसका टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये लिक्विड में आ गया। अब अगर और हीट सप्लाई करते हैं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। वाटर ही रहेगा, तो यहाँ पे भी लिक्विड ही रहेगा, इस स्टेट में भी लिक्विड ही रहेगा।
लेकिन टेम्परेचर इसका राइज हो रहा है। तो टेम्परेचर जैसे ही राइज होता है तो उस टाइम पे जो हीट आता है वो कौन सा होता है हमारा सेंसिबल हीट। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो SH लिख सकता हूँ, सेंसिबल हीट। ठीक है, अब थोड़ा सा और हीट अगर मैं यहाँ पे देता हूँ और से हीट सप्लाई कंटिन्यूस रखता हूँ तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे जो लिक्विड है अब ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा, तो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे, बहुत सारे होने लगेंगे। लेकिन इसका टेम्परेचर जो होगा ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी फेस चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो हीट आएगा वो कौन सा आएगा, लेटेंट हीट आएगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई थिंक आप लोग इसे समझ आ गया होगा। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसमें बोलूं कि 0 डिग्री, अगर मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस में ज्यादा एनर्जी होगी या फिर 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में होगी। तो मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चन आते हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ लिक्विड है यानी कि वाटर है, तो उन दोनों में से इसमें एनर्जी ज्यादा होगी। तो एनर्जी का मतलब क्या है कि जिसके पास हीट ज्यादा होगी, क्योंकि हीट भी तो एक एनर्जी है, जिसके पास हीट ज्यादा होगी इसका मतलब उसके पास एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है उसके पास कम हीट होगी। क्यों होगी, क्योंकि लेटेंट हीट और फ्यूजन जो है वो हीट कौन लिया है यहाँ पे, तो लिक्विड के पास गया है, लिक्विड ने ऑब्जर्व किया है, इसी के पास गया है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोर 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर हैव मोर एनर्जी देन 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और दूसरा चीज यहाँ पे ये आता है कि दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि जो अगर लिक्विड और वेपर की कंडीशन में आपको पूछा जाए, दो टर्म दे दिया जाए कि लिक्विड और वेपर में कौन से में ज्यादा हीट एनर्जी होगी, तो ऑफकोर्स ये बात है जिसमें लेटेंट हीट है, जिसने ऑब्जर्व किया होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन से किसके पास लेटेंट हीट है, तो वेपर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वेपर, या फिर हम इसे स्टीम भी बोल देते हैं, स्टीम हैव मोर एनर्जी देन 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। और क्यों होता है, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मैं आपको एक कारण बताता हूँ कि कुछ चीजें होती हैं जो हमें डेली देखते हैं हम, उसका हमें रीजन नहीं पता होता है। जैसे कि आप लोग कभी कभी पानी गर्म करने जाते हो डेली, तो पानी जब गर्म करने जाते हो तो आप कभी कभी क्या करते हो, या फिर सब्जी जब देखने, कभी कभी मम्मी क्या बोलती है घर में कि सब्जी जाके देखो वो पकी है नहीं पकी। तो हम क्या करते हैं, जब वो ढक्कन हम हटाते हैं उस कढ़ाई के जिसमें बन रही होती है सब्जी, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम हटाते हैं तो जो स्टीम निकल रही होती है वहां से, वो एकदम से बहुत ही तेज हमारे हाथों को जला देती है। क्यों जला देती है, क्योंकि उसके पास हीट एनर्जी बहुत ज्यादा है। जिसके पास हीट एनर्जी ज्यादा होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज्यादा फास्ट काम करेंगे, यानी कि उसके पास हीट बहुत ज्यादा है। जैसे ही हीट हाइयर टेम्परेचर है उसके पास, एक तो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है कुछ टाइम बाद। जब 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा और हीट एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के वजह, सॉरी वेपोराइजेशन की वजह से, तो इसी वजह से स्टीम में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और स्टीम हमें बहुत ही तेज जलन महसूस करता है। जैसे आप स्टीम के ऊपर हाथ नहीं रख सकते, रखोगे तो बहुत जल्दी हाथ आपका जल जाएगा। अगर वही वाटर है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, उसमें एक बार थोड़ी देर के लिए आपको उंगली लगा सकते हो, उतना आपको नहीं लगेगा।
बर्निंग महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे ही आप हीट स्टीम के पास जाते हो अपना हाथ लेके या फिर अपना कुछ भी जैसे मुंह भी कभी कभी क्या होता है कि खौलते पानी में से हम मुंह के पास भी ले जाते हैं। खौलते पानी को जब नहाने के सर्दियों के टाइम में ज्यादा ऐसा होता है तो हमारा मुंह जल जाता है। वो यही कारण होता है कि स्टीम में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है कंपेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर के। तो आई थिंक ये चीज जो एग्जाम्पल है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्यों ऐसा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेट चेंज जो होते हैं वो प्रेशर अप्लाई करने से कैसे होते हैं। जैसे हम प्रेशर अप्लाई करें यानी कि इंक्रीज करेंगे प्रेशर और डिक्रीज करेंगे तो फिर स्टेट जो होते हैं मैटर के कैसे चेंज हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अब हमारे ऑफिशियल पेज पे भी जा सकते हैं जो है हमारा फेसबुक का। वहाँ पे भी आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।